ही का नाम ये कन्नौजवान है, कैसा ही रंग रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 मनी सेंट्रल के ताजा संस्करण में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से बात शुरू करें उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज मनी सेंट्रल में कौन से मुद्दे हिस्सा हैं हमारी बातचीत का। शुरुआत होगी महंगाई के आंकड़े से। महंगाई के आंकड़े के भीतर क्या छिपा है, क्या बताता है आईआईपी का आंकड़ा? कल आईआईपी के भी नंबर आए थे। कच्चे तेल में तेजी या मंदी, क्या संभावना बनती दिख रही है? फिलहाल सस्ता नहीं होगा पेट्रोल और डीजल। विदेशी मुद्रा भंडार पर गहराती चिंता। और ये बायजूस को क्या हुआ? बायजूस पर संकट है, कैसे निकलेगा, क्या संकट है, इस सब का हम डिस्कशन करेंगे आज के मनी सेंट्रल में। शुरुआत महंगाई से। लगातार 3 महीने घटने के बाद रिटेल इन्फ्लेशन एक बार फिर से बढ़ गई है। अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई की दर 7.1% रही, जो जुलाई के दौरान घटकर 6.71% पर थी। मई से जुलाई तक महंगाई दर में लगातार गिरावट आई, लेकिन अगस्त में सब्जियों और मसालों के महंगा होने की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में फिर से बढ़ोतरी हुई। अगस्त के दौरान खाद्य महंगाई 7.62% दर्ज की गई, जो जुलाई के दौरान 6.75% पर थी। सर, महंगाई के नंबर कल आए। इन आंकड़ों को अगर हम अंदर से पढ़ें, खोलकर पढ़ें, तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड कौन से निकलते दिखते हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सारे दर्शकों का स्वागत है। चर्चा के लिए सबसे पहले हमने महंगाई को चुना है। हम लगातार मनी सेंट्रल में आपसे इस बात पर चर्चा करते रहे और बताते रहे हैं कि महंगाई का दबाव अभी तक कम नहीं हुआ है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से और सरकार की तरफ से इस बात की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन हमने ये चेताया था मनी सेंट्रल में कि खाद्य महंगाई वापस लौटेगी और लौट सकती है और उसका असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें इन आंकड़ों के साथ निकल कर आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि लगभग 6.7% से 7.6% की जो खाद्य महंगाई है, ये सबसे बड़ा चेंज है और इस परिवर्तन ने भारत में महंगाई के ढांचे को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कर दिया है। महंगाई के इस ढांचे में खुदरा महंगाई या उपभोक्ता महंगाई, जिसे अंग्रेजी में रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो आम उपभोक्ताओं की जेब पर होने वाले असर के तौर पर नापी जाती है, उस महंगाई के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के तौर पर, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी सरकार और रिजर्व बैंक के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि आने वाले कम से कम 2 साल में शायद भारत में महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय सीमा तक नहीं आ पाएगी, जो 4% की है। और उसका जो अपर रेंज का बैंड है, जिस अपर बैंड पर की बात करते हैं 6% की, वहाँ तक आने में भी अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमने 1% का कैप देखा है। अगर इस हिसाब से आप देखें तो भारत में लगभग 30 महीने हो गए हैं शुभम, जब भारत में महंगाई की दर 4% से ऊपर है, और 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जब महंगाई की दर 6% से ऊपर है रिजर्व बैंक के बैंड से। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार महंगाई में हमें कोर इन्फ्लेशन में, जो बुनियादी महंगाई है, जिसमें खाद्य और कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बाहर निकाल कर जिसको नापा जाता है, उसमें उतनी बढ़त नहीं दिखाई दी है। लेकिन खाद्य महंगाई ने फिर एक बार पूरा क्रम बिगाड़ दिया है, और खाद्य महंगाई जिन कारणों से आई है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको इस पैकेज में बता रहे हैं। बिल्कुल, और जिस पैकेज का अंशुमान जी ने जिक्र किया वो खाद्य महंगाई पर ही है। देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। महंगाई काबू करने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों को झटका लगा है। लगातार 3 महीने घटने के बाद अगस्त में रिटेल महंगाई फिर से बढ़ गई है। अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई दर 7% दर्ज की गई है। इससे पहले जुलाई में ये घटकर 6.71% पर आ गई थी और मई से इसमें लगातार गिरावट बनी हुई थी। महंगाई को फिर से बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल खाने की थाली का है। 2 महीने घटने के बाद खाद्य महंगाई एक बार फिर से बढ़ने लगी है। अगस्त में तो खाद्य महंगाई का इंडेक्स 7.62% तक पहुंच गया है, जो जुलाई में 7% से नीचे था। लेकिन दूध और सब्जियों की महंगाई अचानक बढ़ने लगी और पहले से महंगे चल रहे मसाले, अनाज और फल अगस्त में ज्यादा महंगे हो गए। मसाले और सब्जियों की महंगाई पहले से दहाई के आंकड़े में थी और अब अनाज की महंगाई भी दहाई के करीब है। खाद्य महंगाई का यह हाल तब है जब सरकार इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास कर चुकी है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है, आटा, मैदा और सूजी का एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया है और खाद्य तेल के आयात पर से टैक्स हटा दिया है। रिजर्व बैंक भी अपना प्रयास करके 3 बार पॉलिसी दरों को बढ़ा चुका है, लेकिन महंगाई को काबू करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से की गई तमाम कोशिशें बेअसर होती नजर आ रही हैं।
खाद्य महंगाई में ये बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब त्योहार सामने हैं और सरकार के पास भी इसे कम करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। फल और सब्जियों की महंगाई सीजनल होती है। सप्लाई बढ़ेगी तो दाम घटेंगे और सप्लाई घटी तो दाम बढ़ जाएंगे। रही बात अनाज की, तो सरकार पहले ही चावल एक्सपोर्ट पर अंकुश लगा चुकी है। हाँ, रिजर्व बैंक के पास कर्ज महंगा करने का विकल्प जरूर है। आरबीआई पहले ही संकेत दे चुका है कि महंगाई जब तक उसके सहनीय स्तर में नहीं आती तब तक वह पीछे नहीं हटेगा। सरकार की तरफ से आरबीआई पर ग्रोथ को बढ़ावा देने का दबाव जरूर है, लेकिन आरबीआई के लिए महंगाई पहली प्राथमिकता है और संभावना है कि सितंबर अंत में इसी प्राथमिकता को आगे रखकर आरबीआई फिर से कर्ज को महंगा कर सकता है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, खाद्य महंगाई की इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर आप देखें तो आपको ब्याज दरों की और बाजार की, त्योहार से पहले बाजार की क्या स्थिति बनती, क्या तस्वीर बनती दिख रही है? शुभ, त्योहार से पहले खाद्य महंगाई का लौटना अब अच्छी खबर नहीं है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि माना जा रहा था कि पहली तिमाही तो अच्छी नहीं गई, पर अगली दूसरी तिमाही जो साल की है जिसमें त्यौहार आ रहे हैं उन त्योहारों के बीच में बाजार में नई मांग आएगी। पर खाद्य महंगाई का जो ढांचा है भारत में, जिसको हम अगर करीब से देखें तो इस आंकड़े के साथ हमें दिखाई देता है कि ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई का असर सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल खुदरा महंगाई का या रिटेल इन्फ्लेशन का असर भी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, शहरी इलाकों में उससे थोड़ा सा कम है। यानी गांव से जिस मांग की उम्मीद की जा रही थी वो शायद इस तिमाही में हमें दिखाई नहीं देगी। फूड का शेयर हमारे कंजम्पशन बास्केट में ग्रामीण इलाकों में 53% है और शहरी इलाकों में 49% है। और जो अपर इनकम क्लास है उसकी जेब में खाने पीने की चीज़ों का वेट करीब 39% है। अर्बन एरिया में भी जो सबसे लो इनकम क्लास है उसकी जेब पर 51% खाद्य महंगाई असर करती है, क्योंकि उसकी पूरे खर्च में 100 रुपए के खर्च में करीब 51 रुपए का खर्च सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर होता है और मिडिल इनकम में करीब 41% है। तो आप ये मान के चलें कि जो एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरी और ग्रामीण इलाकों में है, जो इस उम्मीद में था कि वो इस साल कुछ नहीं खरीद कर पाएगा 2 साल के कोविड से उबरने के बाद, उसे महंगाई ने कस के पकड़ा है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन ने सबसे बड़ा असर किया है। और फूड इन्फ्लेशन टोटल सीपीआई में करीब 39% का हिस्सा रखती है, हमारी उपभोक्ता इन्फ्लेशन में 39% का हिस्सा रखती है। फिलहाल इस साल औसत फूड इन्फ्लेशन इस फिस्कल ईयर में 8% के आसपास रही है। अब यहाँ गहराई से समझना जरूरी है कि जब हम पूरी महंगाई की बात करते हैं तो हमें 6.25%, 7% के आंकड़े देखते हैं, पर अकेले खाद्य महंगाई पूरे इस साल 8% से ऊपर रही है और सबसे लंबा दौर है खाद्य महंगाई के 8% के रहने का। यह तस्वीर रिजर्व बैंक को इस बात के लिए जरूर बाध्य करेगी, इस बात के लिए प्रेरित करेगी, इस बात के लिए मजबूर करेगी कि वो ब्याज दरों में एक और बड़ी बढ़ोतरी करे। वो 25 से 50 बेसिस पॉइंट की, यानी 0.25 से 0.50% तक हो सकती है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि खाद्य महंगाई का ये तेवर जो हमें इस समय दिख रहा है शुभम, ये जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये महंगाई खरीफ की फसल में कमजोर बुवाई की बुनियाद पर खड़ी है। यह महंगाई दालों में वापस लौटती तेजी की बुनियाद पर खड़ी है, जिस पर हम मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे, आगे भी मैं बात करेंगे कि दालों में वापस तेजी लौटती हुई दिखाई दे रही, उसकी बुनियाद पर खड़ी है। और यह महंगाई, थोक महंगाई का आंकड़ा जो भी आगे आने वाला है उससे करीब आधे हिस्से पर है। अगर देखें तो 14% के आसपास की थोक महंगाई, और ये महंगाई आयातित महंगाई की बुनियाद पर खड़ी है क्योंकि रुपए में कमजोरी आई है। इसलिए ये रिजर्व बैंक को इस बात के लिए अवश्य बाध्य करेगी कि वो ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करे। खाद्य महंगाई में अंशुमन जी ने एक और प्रेशर पॉइंट का जिक्र किया, वो है दालों की महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने इस साल दालों की खरीद बढ़ाने का फैसला किया है। देश में जितना दलहन पैदा होता है सरकार ने उसमें से 40% खरीदने की घोषणा की है। पहले उत्पादन का 25% दलहन खरीदने का नियम था, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या सरकार 40% दलहन को खरीद पाएगी, क्योंकि जब लक्ष्य 25% था तभी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। सर, कैसे लक्ष्य पूरा होगा ये दालों की खरीद का? दालों की खरीद में केवल चने की प्रमुख खरीद होती है और वही हमें राशन प्रणाली के जरिए बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो आंकड़ा हमें दिखाई देता है उसमें उड़द जितना भारत में पैदा होता है उसका केवल 5%, 5.2% सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं। अरहर जो कि उत्तर भारत में दालों का एक महत्वपूर्ण, तुअर जिसको कहते हैं, जो उत्तर भारत की थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी भी खरीद सरकारी एजेंसियां केवल 7 से 8% के बीच में कर पाती हैं। लेकिन टोटल जितना प्रोडक्शन है उसमें 16% का हिस्सा सरकारी एजेंसियों के पास आता है, जिसमें चने का हिस्सा बड़ा है। अब हमें जबकि खरीफ की फसल की खरीद शुरू होने से पहले
खाने की थाली में या जो फूड बास्केट है, जो खाने का पूरा झोला है, थैला है, उसमें सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इसलिए सरकार की जो खरीद है उस पर आने वाले समय में उसके लिए चुनौती होगी। हमने रबी में देखा कि सरकार ने बहुत कोशिश की पर गेहूं की खरीद नहीं हुई। अब इस बार जब दालों की कीमतें बाजार में बढ़ रही हैं, खाद्य तेल पहले से महंगे हैं और चावल की महंगाई पहले से मौजूद है, तो इस साल हम करीब से इस पर निगाह रखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस साल सरकारी एजेंसियां दाल की खरीद कर पाई और वो दाल की खरीद होने के बाद अगर वो दाल की खरीद कम रही तो वो उसका वितरण राशन प्रणाली से हो पाएगा कि नहीं। और एक बात और जोड़ना है कि अब सारी निगाहें इस बात पर हैं क्योंकि सरकार ने अभी तक मुफ्त अनाज की स्कीम को आगे बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं किया है। राज्य सरकारें इस फैसले का इंतजार कर रही हैं। सितंबर के आखिर तक उसकी समय सीमा है। क्या सरकार उस स्कीम को बढ़ाएगी या बंद करेगी या सीमित करेगी, इसको लेकर खाद्य मंत्रालय में, सरकार में और राज्यों के बीच तरह तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। सीपीआई के अलावा एक और नंबर आया कल, वो आया आईआईपी का, यानी कि औद्योगिक उत्पादन का। जुलाई के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के निचले स्तर पर दर्ज किया गया। सोमवार को सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स यानी आईआईपी में ग्रोथ 2.4% दर्ज की गई। इससे पहले जून के दौरान 12.7% की ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि आंकड़ों की तुलना कोरोना से पहले वाले दौर से की जाए तो उसके मुकाबले हालात बेहतर दिख रहे हैं। 2019 के जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 2.1% रही थी। सर, क्या बताता है आईआईपी का ये आंकड़ा? आईआईपी के आंकड़े में अगर आप बेस इफेक्ट को हटा दें या पिछले साल के आंकड़े को देखें, जैसा शुभम ने आपसे संकेत किया, आईआईपी के आंकड़े को हमें इस साल के सीक्वेंशियल या क्रमानुसार देखना चाहिए। और अगर आप आईआईपी के आंकड़े को इस साल मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के दौर में देखें, खासतौर से अप्रैल, मई, जून, जुलाई में देखें, तो हमें एक सीक्वेंशियल डिक्लाइन दिखता है, यानी क्रमानुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन में या फैक्ट्री उत्पादन में गिरावट दिखती है। और अगस्त के आंकड़े में एक और चिंताजनक बात यह है कि अगस्त के आंकड़े में ये जो डिक्लाइन है या जो गिरावट है ये काफी ब्रॉड बेस्ड हो जाती है। इसमें माइनिंग भी शामिल है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है, यानी तीनों प्रमुख क्षेत्र जो फैक्ट्री प्रोडक्शन के हैं उनमें हमें गिरावट दिखाई दे रही है। ये भी दो चीजों का असर हो सकता है। एक, और ये गिरावट हमें त्योहार से पहले वाले हफ्ते में, साल में, तिमाही में दिखती है, यानी ये उत्पादन उस समय का है जब शायद त्योहार की मांग के हिसाब से उत्पादन हो रहा था। दूसरी और एक महत्वपूर्ण चीज जो डाइवर्जेंट ट्रेंड है या जो एक किस्म का असंगति, अंतर विरोध हमें दिखाई देता है, जो पीएमआई हमारे पास आया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसकी तुलना में जो आईआईपी का नंबर है वो उससे बिल्कुल डाइवर्जेंट दिखाई देता है। अब ये सारा उत्पादन अगर त्योहारों के लिए हो रहा था और इसमें गिरावट है तो इसका मतलब है कि उद्योग त्योहारों में अच्छी मांग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण असर हमें शायद इस बात का दिखाई देता है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगी हो रही हैं, इसलिए उसका भी असर हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे दिखाई दे रहा है। अगले महीने का आंकड़ा, खासतौर से जो सितंबर का और अक्टूबर का आंकड़ा आईआईपी का, वो महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए देखने के लिए कि क्या ये डिक्लाइन केवल 1 महीने का था या ये डिक्लाइन आने वाले समय में गिरावट अगले एक तिमाही तक जारी रहेगी। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $93 के ऊपर पहुंच गया है। WTI क्रूड भी $88 के करीब है। अफ्रीका के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश नाइजीरिया में तेल उत्पादन घटने और एक्सपोर्ट में आई गिरावट की वजह से सप्लाई घटने की आशंका बढ़ गई है और इसी आशंका से कच्चे तेल के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा डॉलर की नरमी भी एक वजह है जो कच्चे तेल को सहारा मिला है। डॉलर इंडेक्स अब 108 के नीचे आ गया है। सर, कच्चे तेल में क्या संभावना बनती दिख रही है आपको? तीसरी बड़ी वजह, 2 वजह आपको शुभम ने बताई। पहली वजह शुभम ने बताई कि नाइजीरिया जो एक बड़ा उत्पादक है और ओपेक का बड़ा सदस्य है, वहाँ अचानक बहुत तेज उत्पादन गिरा है। अजरबैजान का उत्पादन भी गिरा है, यानी कि जो ओपेक देशों से आने वाली आपूर्ति है उसमें कमी आई है। दूसरी वजह तकनीकी है, क्योंकि डॉलर कमजोर हुआ है इसलिए डॉलर इंडेक्स गिरा है, इसलिए अब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कच्चे तेल की कीमतों पर जो एक बड़ा डिप्लोमेटिक या भू राजनीतिक प्रेशर आने वाला था वो यह था कि अगर ईरान के साथ यूरोपीय देशों और अमेरिका की कोई संधि होती है और ईरान का तेल बाजार में आने की संभावना बनती है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी और बताया था कि ईरान के बंदरगाहों पर इस पर जहाज तैयार हैं जो अगर यदि ईरान से प्रतिबंध हटता है तो वो तेल बाजार में आना शुरू होगा। वो संधि की संभावना फिर से धूमिल हो गई है। यूरोप के विशेषज्ञों ने, यूरोप के डिप्लोमेट्स ने कहा है कि उन्हें सीरियस डाउट है कि तेहरान उनकी शर्तें मानेगा या दुनिया तेहरान की शर्तें मानेगी। और इसकी एक बड़ी वजह है, ये एक और महत्वपूर्ण वजह थी जिससे संभावित सप्लाई जो बाजार में आने वाली थी उस सप्लाई की कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी
दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतों में अब कमजोरी की या गिरावट की सिर्फ एक ही संभावना है कि चीन की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा स्लोडाउन हमें दिखाई दे। लेकिन अभी चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर जो संकेत शुभ हमारे पास आ रहे हैं वो मिले जुले हैं, मिश्रित संकेत हैं। उत्पादन में गिरावट है, महंगाई में बढ़ोतरी है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था भी स्ट्रगल कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो कच्चे तेल की कीमतों में वापस तेजी का दौर आया और हमने एक हफ्ते में बहुत तेज वॉलेटिलिटी कच्चे तेल की कीमतों में देखी है। महंगे क्रूड ऑयल के दौर में सरकारी तेल कंपनियों ने ग्राहकों को लागत से नीचे पेट्रोल डीजल बेचा था और उसकी वजह से उनको घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन सरकार अब तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकारी तेल कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से घाटे की भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जा सकता है। बजट में भी सरकार ने तेल कंपनियों को 5800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। 20,000 करोड़ रुपए की सहायता इस बजट प्रावधान से अलग होगी, यानी 20,000 ये जोड़ लीजिए और करीब 5800 वो जोड़ लीजिए तो 25,800 करोड़ रुपए की सहायता बजट से तेल कंपनियों को जा रही है। सर, ये सहायता क्या संकेत देती है? दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। पहली चीज तो ये कि सरकार, ये बहुत लंबा समय हो गया, करीब 7 महीने का समय हो गया जब हमने भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी। हालांकि उस बढ़ोतरी का न होने का असर महंगाई नियंत्रण पर कितना पड़ा ये तो स्पष्ट नहीं, क्योंकि महंगाई उसी रेंज में मूव कर रही है जहां कीमतें बढ़ने से पहले थी। पर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर इसका असर पड़ा और हमने लगातार इसका जिक्र भी किया था और इशारा भी किया था। सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की मदद तेल कंपनियों को करेगी जो उनको नुकसान हुआ है। दो संकेत हैं। पहला तो ये कि इस हिस्से में एक बड़ा हिस्सा उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी दोबारा शुरू की गई थी, जिसमें सरकार ने 12 महीने के लिए 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सिलेंडर देने की बात कही थी, उसका करीब 6,000 करोड़ रुपया है जो शायद तेल कंपनियों को वापस किया जाएगा। और 9 से 10,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरीज हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारत में उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच में। पर यह दिलचस्प चीज देखने वाली ये है कि पिछले 7 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों ने 95 और $100 से 88-83 डॉलर तक का एक पूरा रेंज कवर कर लिया। पर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सरकार यदि इन कंपनियों को सब्सिडी देती है तो इस बात की पूरी संभावना, संकेत माना जा सकता है कि फिलहाल कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी या बदलाव नहीं होगा, कटौती अगर ना भी हो चुनाव को देखते हुए, लेकिन कीमतें स्थिर रखने की कोशिश की जा रही। सरकार की कोशिश ये है कि महंगाई कम करने में कच्चे तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों का योगदान जितना सीमित रखा जा सके उतना जितना संभव उतना सीमित रखा जा सके। और आज जो खुदरा महंगाई का, रिटेल महंगाई का आंकड़ा आया उसमें यही एक हिस्सा ऐसा था जिस पर हमें थोड़ा सा कम दबाव दिखाई दिया, जहां हमें कोर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी, जैसा हमने जिक्र किया। और उसकी एक बड़ी वजह थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हालांकि खाद्य महंगाई ने वो सारी कोशिशें बराबर कर दी क्योंकि खाने पीने की महंगाई बढ़ गई। डॉलर की मजबूती की वजह से दुनिया भर में कई देशों की करेंसी बुरी तरह टूट चुकी है और करेंसी को बचाने के लिए केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेच रहे हैं, जिस वजह से आयात जरूरत को पूरा करने के लिए डॉलर लगातार घट रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि एशिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास सिर्फ 7 महीने की आयात जरूरत को पूरा करने लायक डॉलर ही बचा है और 2008 की मंदी के बाद ये सबसे छोटा आंकड़ा है। भारत में रिजर्व बैंक ने रुपए को बचाने के लिए अगस्त के दौरान 13 अरब डॉलर खर्च किए थे। ये हमने कल ही रिपोर्ट किया था। सर, एशिया के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर समस्या क्यों बढ़ रही है और इसमें भारत की स्थिति अगर देखें तो वो क्या है? 4 बड़ी एशियन अर्थव्यवस्थाएं हैं, 4 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके विदेशी मुद्रा भंडार अब खतरे की तरफ खिसक रहे हैं। ये बात स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट कहती है, पर भारत में तो हम इन आंकड़े पर लगातार चर्चा करते रहे। पहली मुद्रा पेसो है, जो कि दूसरी वॉन है और तीसरी थाई बाट है और उसके बाद चौथा रुपया है। इन सारी भारत और थाईलैंड की अर्थव्यवस्थाओं पर ज़्यादा दबाव दिख रहा है। इसमें हालांकि भारत सबसे नीचे, थाई बाट सबसे तेजी से गिरा है। यहाँ हो ये रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी घरेलू मुद्राओं की कमजोरी को बचाने के लिए यहाँ इन देशों के सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों से डॉलर उलीच रहे हैं ताकि उसे बचाया जा सके। इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का आंकड़ा बताता है कि जो भी फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट आई है, विदेशी मुद्रा भंडारों में गिरावट आई है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में केंद्रीय बैंकों के इंटरवेंशन की वजह से इसकी एक बड़ी वजह है। जैसे कि थाईलैंड ने भारत ने $81 बिलियन और थाईलैंड ने $32 बिलियन का रिजर्व डिक्लाइन देखा है पिछले दिनों में विदेशी मुद्रा भंडार में इंटरवेंशन के कारण। दक्षिण कोरिया का रिजर्व $27 बिलियन गिरा है, इंडोनेशिया का रिजर्व $13 बिलियन गिरा और मलेशिया का रिजर्व करीब $9 बिलियन गिरा है। इसमें भी थाई सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। अब यहाँ से इन देशों के लिए डॉलर की मजबूती,
कच्चे तेल की महंगाई और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता चल रही है, उसके बीच विदेशी मुद्रा भंडारों को खतरनाक स्तर तक गिरने से बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। और 7 महीने और 6-7 महीने का औसत विदेशी आयात कवर इन देशों के पास उपलब्ध है। और जब भी विदेशी मुद्रा भंडार एक निर्धारित स्तर से नीचे जाते हैं तो उसका असर हमें उस देश की करेंसी की मजबूती पर दिखाई देता है। और अभी फिलहाल जो फैक्टर्स हैं दुनिया में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉलर की मजबूती है, जिसे संभाल पाना इन देशों के बस की बात नहीं। हालांकि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, पर वो तात्कालिक हो सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आगे बढ़ोतरी की संभावना है। जैसे ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, हमें डॉलर इंडेक्स में मजबूती का एक और दौर सामने नजर आ सकता है। और इसलिए भारत में अब ये बहस चल रही है, जिस पर हमने अपने मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी, क्या विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है या रुपए की गिरावट को रोकना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत थिन और फाइन बैलेंस है, जिस पर जो रिजर्व बैंक को बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है। सर, इस बीच एक खबर और है कि बांग्लादेश ने अपने यहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लागू कर दिया, इसका क्या मतलब है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आमतौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई देश जब संकट में होता है और उसे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी रोकनी होती है, तो वो जो प्रमुख मुद्रा है उसकी तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत तय कर देता है और उतना ही पैसा वही मूल्य उसे मिलेगा। बांग्लादेश ने तय किया है कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगी और जो विदेश से आने वाला पैसा है, उसे एक निर्धारित स्तर पर 108% पर डॉलर के लेवल पर बैंक्स दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ये माने कि जैसे भारत में आरबीआई ये तय कर दे कि $1 के बदले अधिकतम 70 रुपये मिलेंगे या 75 रुपये मिलेंगे या 80 रुपये मिलेंगे। ये एक्सचेंज रेट दुनिया के आमतौर पर छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादा दिखाई देती। दुनिया में आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करते हैं। वो अपनी मुद्राओं को डॉलर की, उनके बाजार में डॉलर की मांग और आपूर्ति के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होने देते। बांग्लादेश में चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार बुरी तरह टूटा हुआ है, निर्यात में गिरावट है, तेल महंगा है, और इसलिए बांग्लादेश को एक किस्म से फिक्स एक्सचेंज रेट की तरफ जाना पड़ा। ये बड़ा फैसला होता है किसी भी देश के लिए। बांग्लादेश के साथ भूटान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेज गिरावट आई। ये छोटा देश है, भारत के बगल का देश है, कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीमित है। ये फिनोमेना स्थायी होगा बांग्लादेश में या ये बदलेगा, इस बात की संभावना कम है कि स्थायी होगा शुभम, क्योंकि जैसे ही विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा बांग्लादेश अपनी प्रक्रिया बदलेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक्सपोर्ट मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है दुनिया में। तो बांग्लादेश फिक्स एक्सचेंज रेट की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन ये एक और संकेत इस बात का है कि डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की महंगाई, मंदी आने से पहले तक दुनिया भर की मुद्राओं के लिए, दुनिया भर के देशों की मुद्राओं के लिए एक किस्म का हैवक लेकर आई है, एक किस्म का संकट लेकर आई है, जिसका पहला संकेत हमें बांग्लादेश से मिल रहा है। और बाकी जो एशिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं, उनकी मुद्राओं के तौर पर भी दिखाई दे रहा है। गैर पावर सेक्टर को कोयले की सप्लाई में भारी कमी देखी जा रही है। जुलाई के दौरान गैर पावर सेक्टर को कोयले के रोजाना सिर्फ 12.7 रैक, लगभग 13 रैक में मान सकते हैं, सप्लाई हुई, जबकि पिछले साल जुलाई में ये आंकड़ा 33 रैक से ज़्यादा का था, करीब 34 रैक का था। जून में तो हालात और ज़्यादा खराब थे। जून के दौरान गैर पावर सेक्टर के उपभोक्ताओं को रोजाना सिर्फ 11 रैक, करीब 10.8, अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहें तो करीब 11 रैक की सप्लाई की गई कोयले की, जबकि पिछले साल जून में ये 41 रैक की सप्लाई होती थी कोयले की इन सेक्टर्स को। सप्लाई में कमी ऐसे समय पर हो रही है जब कोल इंडिया का उत्पादन 24% से ज़्यादा बढ़ा है और खानों से कोयले के उठान में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। सर, किन उद्योगों पर सबसे ज़्यादा असर है इसका? एल्युमिनियम, स्पंज आयरन, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, ये सब बड़े कोल कंज्यूमर्स हैं भारत में। ये कोयले के बिना अपना काम नहीं चला सकते। और हमें याद होगा कि पिछले साल से लगातार भारत के कोयले उत्पादन में गिरावट के कारण जो गैर बिजली कोयला उपभोक्ता उद्योग हैं, जिनमें जो बिजली के अलावा कोयले की मांग करते हैं, वो लगातार पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, बाकी जगह भी प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमने अपने मनी सेंट्रल में कोयले की कमी की संभावना पर चर्चा की थी, और आज हमारे सामने ये खबर है कि बिजली घरों को तो कोयले की आपूर्ति किसी तरह से आयात के जरिए हो जाएगी, पर इनके लिए कोयले की समस्या ज़्यादा गंभीर है। और जब कोयले की शॉर्टेज होती है और उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो इन कंपनियों के, इन उद्योगों के उत्पादों की लागत पर, उनके उत्पादन की लागत पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है वह एल्युमिनियम, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को हो रही है इस समय। भारत के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बायजूस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नतीजे जारी करने में ये यूनिकॉर्न बार बार असफल रहा है, जिसके चलते अब ये सरकार, निवेशकों, कर्जदारों सभी के निशाने पर है।
रिपोर्ट की माने तो बायजूस के ऑडिटेड रिजल्ट्स में कंपनी की आय और कंपनी की ओर से प्रोजेक्टेड आय में बड़ा गैप हो सकता है, काफ़ी कम रह सकती है जो ऑडिटेड आय है। ये अंतर क्यों है, इस संबंध में कंपनी के को फाउंडर बायजूस रविंद्रन ने शेयरधारकों को और बोर्ड मेंबर्स को सफाई दी है। सर, बायजूस को हुआ क्या? बायजूस अपने आप में एक अजीबोगरीब कहानी बनकर हमारे सामने आया है पिछले 5-6 महीने में। बायजूस भारत की वो कंपनी है जो पिछले 1-1.5 साल के दौरान भारत की स्टार्टअप क्रांति की ध्वजावाहक थी। यानी अगर हम उस अंग्रेजी के मुहावरे का इस्तेमाल करें तो पोस्टर बॉय थी बायजूस। ये माना जा रहा था कि भारत में एजुकेशन की जितनी क्रांति हो रही है वो बायजूस उसकी मुखिया है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ किसी बड़े स्टार्टअप के मामले में हाल फिलहाल में, जिसको कि हम अगर स्टार्टअप की भाषा में कहें तो लेट स्टेज स्टार्टअप के तौर पर, कि वो अपने नतीजों को 2001 साल के नतीजों को 18 महीने तक घोषित नहीं कर पाई। और आमतौर पर जब कोई कंपनी अपने वित्तीय नतीजों को समय पर घोषित नहीं करती तो बाजार में शंकाएं, संदेह, सवाल उठना स्वाभाविक है। वो शंकाएं, संदेह इस सीमा तक बढ़े कि भारत के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को बायजूस से कहना पड़ा कि वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करें। उसके बाद का किस्सा क्या हुआ, शुभम ने आपको बताया कि उसके बाद बायजूस ने कहा कि जो उनकी ऑडिट फर्म है उसने जो नतीजे बताए और जो वास्तविक नतीजे उनमें फ़र्क है। यानी आप मान सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक बायजूस के अंदर नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बायजूस को लेकर बहुत सारे सवाल पिछले 5-6 महीने में उठे। बायजूस के कामकाज सीमित हुए, लोगों को नौकरी से निकाला गया। संसद में सांसदों ने यह मांग की कि बायजूस के कामकाज की जांच की जाए और उस जांच की अपील भी की गई। खासतौर से दक्षिण भारत के कुछ सांसदों ने बात की। बायजूस ने एक टेक ओवर किया, उसके पेमेंट को लेकर डिस्प्यूट हुआ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, एक कोचिंग नेटवर्क का टेक ओवर किया था बायजूस ने, जिससे वो पूरा पैसा नहीं दे पाए समय से, और उसे लेकर तमाम खबरें बीच में छपी। ये सारे संकेत बायजूस के अंदर वित्तीय दबाव बनने को लेकर कर दिखाई दे रहे थे। बायजूस में ध्यान रखना होगा कि बायजूस में बहुत सारे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें ब्लैक रॉक है, इसमें टाइगर ग्लोबल है, इसमें यूबीएस है, इसमें प्रोसेस वेंचर्स है, सिकोकिया है, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स है। ये सारे बड़े स्टार्टअप इन्वेस्टर बायजूस जैसे मेजर ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। बायजूस ने अपनी कैंपेनिंग पर, ब्रांडिंग पर पिछले सालों में काफ़ी पैसा खर्च किया। लेकिन ये सब करने के बाद कंपनी अगर अपने वित्तीय नतीजे नहीं बता पा रही है या उसके नतीजों में और उसके ऑडिटर की राय में फ़र्क है, तो बाजार को संदेह होना या लोगों को संदेह होना स्वाभाविक है। क्योंकि अब वो जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है बायजूस को लेकर पिछले 1 साल के भीतर, वो डॉट्स धीमे धीमे कनेक्ट होते दिख रहे हैं। और क्या होता है बायजूस से के नतीजे कैसे निकलते हैं, इस पर लोगों की निगाह रहेगी। सर, बायजूस स्टार्टअप परिवार का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था। जब ये दिक्कत में है तो इसका असर और लोगों पर भी पड़ेगा। हाँ, बात यह कि 2021 के नतीजे जब बायजूस नहीं घोषित कर पा रही है, जबकि हमने कोविड का लॉकडाउन देखा था, उस दौरान एडुटेक को लेकर ग्रोथ की काफ़ी चर्चाएं थी। माना जा रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और छात्र स्कूलों में नहीं जा रहे हैं और बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ रहे हैं। उसके नतीजों को लेकर या उसकी वित्तीय सफलता को लेकर सवाल है। तो 2022 के नतीजों का क्या होगा, जब हमारे सामने अगले वित्त वर्ष के नतीजे आएंगे, जबकि स्कूल खुल चुके थे और बाकी कामकाज शुरू हो चुका था। बायजूस के साथ हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि बायजूस के साथ जितने भी एजुकेशन टेक के स्टार्टअप थे, जिनको हम एडटेक स्टार्टअप कहते हैं, उनमें एक साथ समस्या आना शुरू हुई इस साल मार्च के बाद। यानी जो भी डिमांड हमें पेंटअप डिमांड के तौर पर थोड़े समय के लिए दिखाई दी थी कोविड के लॉकडाउन के दौरान, जैसे ही वो ख़त्म हुई और लोगों ने वापस बच्चों ने छात्रों ने कॉलेज या स्कूल जाना शुरू किया, इनकी डिमांड में कमी आई। बायजूस एक आईना हो सकता है भारत के स्टार्टअप क्रांति के लिए। बायजूस की चुनौती काफ़ी गहरी है। चूंकि कंपनी के नतीजे हमारे सामने नहीं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं कि बायजूस के ऑपरेशन से उसे कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन बायजूस ने बीच में यह कहा था कि वो करीब $1 बिलियन का लोन लेगा मोगन स्टैनली से, एक यूएस बेस्ड एडुटेक को टेक ओवर करने के लिए। ये डील भी स्ट्रक हो गई, लेकिन इसके बाद भी बायजूस के नतीजे हमारे सामने नहीं आए। पिछले दिनों में बायजूस ने अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर, अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर, पूंजी जुटाने को लेकर कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिनकी रोशनी में ऐसा लगता था कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन नतीजे नहीं आने के कारण अब कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग, ऐसा सवाल उठाने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। बायजूस के नतीजों का इंतजार हमें रहेगा, क्योंकि बायजूस के भीतर से आने वाले नतीजे भारत के पूरे स्टार्टअप परिदृश्य को प्रभावित करेंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।